नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कानपुर की पुलिस ने एक अद्भुत काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम है, ये बात एक नहीं अनेक बार दोहराई जा चुकी। खुद बीजेपी के अपने नेता ये लिखते हैं बाकायदा कि नौकरशाही को सम्मान नहीं करती, विधायकों का विधायिका का मनमानापन है। लेकिन कानपुर में तो जो हुआ उसने सबको दंग कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल पर बात आ जाएगी। कानपुर में एक जेसीपी साहब है, विनोद कुमार सिंह, उन्होंने यूपी महिला आयोग की एक सदस्य को एक चिट्ठी जारी कर दी। कहा गया कि नोटिस है। बाद में उन्होंने कहा कि नोटिस नहीं, वो पत्र था। मगर उसमें लिखा क्या था, आप दंग रह जाएंगे। उसमें लिखा था कि कानपुर की एक सदस्य हैं अनीता गुप्ता, कानपुर की रहने वाली है, वो महिला आयोग की सदस्य हैं। उनके बारे में लिखा गया था कि आप कैसे पहुंच गई बर्रा थाने, आपने इंस्पेक्शन कैसे कर लिया, ये आपको अधिकार नहीं है, आगे से हद में रहिएगा, ये काम दोबारा मत कीजिएगा। सार संक्षेप यही था उस चिट्ठी का। कहानी क्या थी कि महिला आयोग की एक सदस्य चली गई थी थाने, कानपुर के बर्रा थाने, उन्होंने खाने का इंस्पेक्शन कर लिया था। इसके खिलाफ चिट्ठी लिख दी कानपुर के जेसीपी ने। और जब वो चिट्ठी उन तक आई, मैं चिट्ठी आपको दिखा रहा हूं, तो वो महिला आयोग की सदस्य आग बबूला हुई। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि मुझसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी चिट्ठी कहीं किसी को लिखी जाती है? कौन होते हैं चिट्ठी लिखने वाले? जेसीपी साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यक्ति की सोच क्या है महिलाओं के बारे में, इससे ये पता चलता है। और ये भी कहा कि मैं अपनी अध्यक्षा से बात करूंगी, उनके सामने ये सवाल रखूंगी। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको उनका बयान सुनाता हूं, अनीता गुप्ता का, और इससे बाद आप समझिएगा कि ये मामला किस लेवल पे जा रहा है, इसमें और क्या होने जा रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। बयान सुनिएगा। क्या आपकी तरफ से जवाब? ऐसा है कि कल मेरे आवास पे एक नोटिस आया। मैं यहाँ पे उपस्थित भी नहीं थी, मेरे स्टाफ ने यहाँ उस नोटिस को रिसीव किया। जब घर आकर मैंने उसको खोला तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की अभद्र भाषा एक राज्य महिला आयोग के सदस्य के लिए इस्तेमाल की गई थी, उसकी ये पता लगता है कि उस व्यक्ति की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। दूसरे मैं ये नहीं चाहती कि महिलाओं के प्रति एक अलग से कोई चीज हो, लेकिन जो उनके विचार है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो अधिकृत ही नहीं है मुझे नोटिस देने के। किस अधिकार से उन्होंने ये काम किया? दूसरी चीज है, जब मुझे नोटिस मिली तो मैंने, जैसा कि हम लोग एक अनुशासित संगठन में है, तो वहां पे मैंने अपनी जो अध्यक्ष है बबीता जी, उनको मैंने नोटिस का जो छाया प्रति थी वो भेजी मैंने, और उनसे मैंने बात की। उन्होंने पूरा मामला संज्ञान में लिया और आयोग के द्वारा एक पत्र भेजे जाने की, आयोग के द्वारा निश्चित ही कोई कार्रवाई करने का उन्होंने कहा कि मैं निश्चित ही इसमें कुछ आगे से कार्रवाई करूंगी। लेकिन जिस तरह जेसीपी निश्चित ही जेसीबी बने हैं तो कुछ योग्यता रही होगी, लेकिन मुझे तो अब तो ये लग रहा है कि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है। और मैं इनको जानती नहीं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखी, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। क्योंकि जब मेरी जन सुनवाई होती है तो जो नोडल अधिकारी होती है महिला अपराध की, वो आती है, या जो भी पुरुष या महिला अधिकारी यहाँ पे कानपुर में सारी महिला पुलिस अधिकारी रहेंगे जो नोडल अधिकारी, और महिला अपराधों का सारा विवरण हम थाने वाले लेते हैं। ये तय करेंगे कि हमारे अधिकारों का अधिकार क्या है, ये तय करेगी सरकार और ये करेगा आयोग। तो अनीता गुप्ता का ये बयान बता रहा है कि एक बड़े टकराव की भूमिका तैयार है। और ये तब हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में नौकरशाही और नेताओं का टकराव अपने शीर्ष पर हो। नेता विपक्ष के नहीं है, बीजेपी के अपने ही विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो तमाम सारे नेता हैं वो हाहाकार कर रहे हैं। कहीं बीजेपी के अपने ही लोग पिट रहे हैं, एबीवीपी को कहीं पीटा जा रहा है लाठियों से, इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है, और उसके बाद भी एक एफआईआर, एक गिरफ्तारी नहीं होती है, जिसके लिए तरस गए एबीवीपी वाले कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी हो। गाजीपुर में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता की जान चली गई, इस कदर पीटा गया सीताराम उपाध्याय, उस मामले में भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जो मामले हैं, ये लोगों का, बीजेपी के अपने लोगों का असंतोष चरम पर लेकर के आ रहे हैं। अब ये मामला सामने आया तो बहुत सारी परतें खुलनी शुरू हुई, क्योंकि ये पहला मामला नहीं था कि महिला आयोग की कोई सदस्य किसी का इंस्पेक्शन करने गई हो। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ये एक और सदस्य है महिला आयोग की। लगातार इनकी तस्वीरें आती हैं, कभी किसी पिंक बूथ में जाती हैं, कभी ये
महिला जेलों में जाती हैं और जाकर के बाकायदा रील भी उसकी रील बनती है और ये रील खुद डालती हैं अपने ही सोशल मीडिया हैंडल से। यानी कि ये चल रहा है, क्योंकि पहली बार नहीं है। तो कानपुर के जेसीपी ने आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखी? ये चिट्ठी लिखने का अधिकार अगर किसी का था तो डीजीपी का था, तो चीफ सेक्रेटरी का था, तो कैबिनेट का था, मुख्यमंत्री का था। एक जीसीपी कैसे पूरे यूपी में काम, एक जिले का जेसीपी, एक कमिश्नरेट का जेसीपी कैसे पूरे यूपी में काम करने वाली महिला आयोग की सदस्य को यह लिख सकता है कि हद में रहिएगा, ये काम दोबारा मत कीजिएगा जो आपने किया। आपसे दृढ़तापूर्वक अपेक्षा की जाती है कि दोबारा इस तरह का काम मत कीजिएगा। सबने इसको चौंका दिया, सभी को इसने हैरान कर दिया इस तस्वीर ने। मैं एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, ये भी लगातार जाती हैं, इंस्पेक्शन करती हैं। ये पिंक बूथ का इंस्पेक्शन करती हैं, ये इंस्पेक्शन महिला जेलों का करती हैं, बाकायदा ये भी रील डालती हैं, फोटो तस्वीरें डालती हैं, सबको पता है। तो आज सवाल क्यों उठा जेसीपी साहब को, कानपुर के कमिश्नरेट के जेसीपी साहब को आज समझ में क्यों आया कि इस पर हमको बोलना, और वो भी तब जब अखिलेश दुबे के मामले पर चुप हैं? ये बड़ा सवाल है। कानपुर में एक प्रकरण हुआ अखिलेश दुबे का, उसे कौन नहीं जानता है। अखिलेश दुबे के मामले में जब तक अखिल कुमार कानपुर के कमिश्नर थे, जम करके कार्रवाइयां हुई, एक के बाद एक अरेस्ट हुई, गिरफ्तारी हुई, और यहां तक कि कई सारे आईपीएस की बात सामने आई कि कई सारे आईपीएस भी इसमें शामिल हैं। ये इस तरह की बातें छपी अखबारों में। कुछ सीओ लेवल के, डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी, उनके नाम भी सामने आ गए, उनको नोटिस भी चली गई, एक को अभी सस्पेंड भी किया गया। मगर इस सब के बीच में जब से अखिल कुमार गए और रघुवीर लाल आए, उसके बाद क्या हो रहा? सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी के पास करीब 50 शिकायतें पड़ी हुई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? रघुवीर लाल के दौर में उनको एफआईआर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल उठ रहा है कि ये जो जेसीपी साहब हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, ये क्या अखिलेश दुबे के मामले में वहां पर ये कोई एक्शन चाहे ले नहीं पा रहे हैं? अगर नहीं भी ले पा रहे हैं तो क्यों नहीं कमिश्नर साहब को ये बता पा रहे हैं कि देखिए इसमें ये हो सकता है, जो आपके अधिकार में, उसमें आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? अखिलेश दुबे की जेल ट्रांसफर करने का मुद्दा, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वो ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो अखिलेश दुबे पीड़ित मोर्चा है, जो उसके पीड़ित हैं, वो जो अपनी शिकायतें रख रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टा यहां तक अंदेशा उठ रहा है कि कहीं उन्हीं पर शिकंजा न कस जाए। आखिरकार कानपुर पुलिस ये क्यों नहीं बताती है कि जब इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता रवि सतीजा ने एक नाम ले लिया, एक आईपीएस का नाम, अमिताभ यश का नाम ले लिया कि अमिताभ यश बचाने की कोशिश कर रहे थे अखिलेश दुबे को, ये नाम ले लिया, तो क्यों नहीं कानपुर की पुलिस जो एक महिला आयोग की सदस्य को चिट्ठी लिख रही है कि आप अपनी हद में रहिएगा, आप मत जाइएगा निरीक्षण करने आगे से, इस बार आप गई थाने की, ये क्यों नहीं अमिताभ यश से पूछताछ कर पा रही है? क्यों नहीं कमिश्नर साहब रघुवीर लाल वो पूछताछ करते हैं? क्योंकि ये तो एक न्याय का सिद्धांत है कि जिस शिकायतकर्ता की शिकायत पर आपने एफआईआर दर्ज की है, ये पूरा मामला खुला है, अगर वो नाम ले रहा है किसी आईपीएस का कि भाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर लगातार अखबारों में छप रहा है कि आईपीएस की पूरी लॉबी इसमें इस पूरे मामले में शामिल है, जिसको इससे फायदे मिले हैं, जो इस रैकेट का हिस्सा है, तो आप क्यों नहीं पूछताछ करेंगे? किसने आपको रोका हुआ है? ये कौन सा न्याय का सिद्धांत है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में कानपुर के सीपी रघुवीर लाल सामने आए, उन्होंने इस मामले पर अपना पक्ष रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज्वाइंट सीपी से बात की है, उन्होंने यहां तक लिखा कि ये जो हुआ है इसमें कई कटु शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये उनको अब समझ में आया कि ज्वाइंट सीपी साहब ने चिट्ठी लिखी उसमें कटु शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने महिला आयोग के अध्यक्ष से बात की है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको दूर होना चाहिए। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है या फिर ये बेलगाम नौकरशाही के शिखर का मामला है? ये किसका मामला है? इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? जब इस तरह की चिट्ठी जेसीपी साहब ने लिखी होगी तो उनको नहीं मालूम होगा कि इस चिट्ठी का नतीजा क्या होगा? उनको पता होगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तभी उन्होंने चिट्ठी लिखी होगी, वरना कोई भी जेसीपी लेवल का अधिकारी इस तरह की चिट्ठी महिला आयोग के किसी सदस्य को लिख ही नहीं सकता है। अगर उसे लिखनी भी होगी तो वो अपने कमिश्नर साहब को लिखेगा कि ऐसा ऐसा मामला सामने आया है कि एक महिला आयोग की सदस्य पहुंच गई है इंस्पेक्शन करने के लिए, बिना बताए, उनको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। वो अपने कमिश्नर को लिखेगा, कमिश्नर अपने टॉप पे जाएंगे, लिखेंगे डीजीपी के पास और शासन के जरिए उस पर कोई निर्देश जारी होगा। आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि इस प्रदेश में नौकरशाही की आपसी टकराहट का मतलब नौकरशाही बनाम कार्यपालिका, विधायिका
ये अपने शीर्ष पर पहुंच गई है और अखिलेश दुबे के मामले में कोई एक्शन अब क्यों नहीं हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इस सब के बीच में अंतिम प्रश्न यही है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से अखिलेश दुबे मामले में एक के बाद कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा नाम लेकर के कहा है कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री से जुड़े के उन्होंने नाम लिया, ये स्थल है सीएम से जुड़ा हुआ, यहां डील हो गई है, ये नाम अखिलेश यादव ने ले लिया बाकायदा। इस तरह से उन्होंने आईपीएस का भी जिक्र कर दिया, वो आईपीएस कौन है जिसका नाम छप रहा है वो भी जिक्र कर दिया। तो अंतिम बात यह है कि यह मामला क्या 2027 का एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है, अखिलेश दुबे का मामला। ये सारे सवाल सामने हैं, इन सारे सवालों पर बात होती रहेगी। पुलिस का एक्शन कुछ भी हो, लेकिन जो नियति का एक्शन है, नियत का एक्शन यानी कि जो दिख रहा है, जो आंखों के सामने, उसको इस लोकतंत्र में ढकना किसी के बस की बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना ही ढकने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही एक्सपोज भी होते जाते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।